हम लोग प्रस्ताव करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जल भराव की है। धन्यवाद। अब आपका बड़ी बड़ी मार्केट होती है अधिकता महोदय, उसमें कहीं भी शुरू कर। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के भाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं महामहिम के भाषण पर बोलने से पहले अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, चुप हूँ तो नदामत है और बोलूँ तो बगावत है। मगर ये हमारा सदन हमें बोलने के लिए ही प्रेरित करता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अगर संसद में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या प्रदेश की विधानसभाओं में बात ना रखी जाए तो फिर बात कहाँ रखी जाए। हमारे आज के भाषण पे जहाँ शुरुआत करी थी माननीय शर्मा जी ने, बहुत गौर से मैंने सुना। तमाम भाषण अयोध्या पर केंद्रित होकर रह गया। हमें भी खुशी है, एक मसला था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस मसले का निराकरण हो गया। अब ये अलग अलग बात है कि किसको उसका श्रेय मिला या कौन उसका श्रेय ले रहा है। हमें उससे कम से कम मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। सौभाग्य की बात है कि वो मामला निस्तारित हो गया। अब किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन वोटों में तब्दील कर रहा है, कौन नहीं करेगा, ये तो उनका काम है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं प्रदेश के और देश के, जिन मुद्दों को लेकर महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में रखा और हर साल हर बजट में वो इसी भाषण को रखती है। कितने मुद्दे हैं जो पिछले साल के उनके भाषण में कहे गए थे वो हल हो गए, या वर्तमान जो उनका भाषण है उस भाषण में बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, छुट्टे जानवरों की समस्या हो, सड़कों की बुदहाली की समस्या हो या भ्रष्टाचार की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसमें प्रदेश की सरकार ने पिछले 4-5-7 सालों में, एक साल में नहीं 7 सालों में कोई अमूलचूल परिवर्तन उसमें किया हो। समस्या अपनी जगह है, प्रचार अपनी जगह है। उनको प्रचार करना है, असली मुद्दों पर बात नहीं करनी है। अभिभाषण में महामहिम के अभिभाषण में जन सेवा केंद्रों का जिक्र किया, यहीं से उन्होंने शुरुआत करी। मैं पूछना चाहता हूं कि जन सेवा केंद्र कहाँ है और किसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बिजली की समस्या पर बहुत लंबी चौड़ी बात करी। मैं बिजली मंत्री यहाँ है नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास एक कानून के तहत अगर कोई कहीं बिल जमा नहीं कर रहा है या अपनी खेत को भरने के लिए कोई इरेगुलरिटी कर ली है, उस किसान पर या उस मजदूर पर इतना अधिक बिल जुर्माने के तौर पर लिया जा रहा है कि उसकी कमर टूट जाती है। इतने का खेत नहीं है जितना उस पर बिजली का बिल लिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि बिल चोरी नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई गलती से किसान या मजदूर चोरी कर रहा है तो उसको इतना बड़ा दंड भी नहीं मिलना चाहिए कि उसका घर तक बिक जाए। मेरा इस भाषण पे, इस अभिभाषण पे आपके माध्यम से सरकार से ये भी कहने का आग्रह निवेदन करूंगा मैं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और सोचें उन गरीब किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए कि गलती के वश या किसी कट की वजह से उन पर अनाप शनाप बिल जो है उसमें किसान पर आ रहे हैं, मजदूरों पर आ रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में बिजली का जिक्र किया। हमारी सरकार में हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने उनकी दूरदृष्टि में इतने बिजली घर बनवाए और इतने पावर हाउस चालू किए कि इसका उसी का ही नतीजा है कि तमाम प्रदेश में बिजली सुचारू रूप से मिल रही है। सरकार की तरफ से कोई, मुझे मेरी जानकारी में तो है नहीं कि कोई बिजली घर नया स्थापित हुआ हो या किसी की क्षमता बढ़ी हो। अच्छी बात है बिजली मिल रही है, लेकिन जहां नहीं मिल रही है सरकार को उस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे एक साथी उधर से मांग कर रहे थे, तारीफ तो करी लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या भी गिना दी। कहा कि मेरे इस मजरे को बिजली से जोड़ दिया जाए, इसको सड़क को जोड़ दिया जाए। अगर 7 साल में भी उनके मजरे और उनके छोटे छोटे गांव बिजली से नहीं जुड़े, सड़कों से नहीं जुड़े, तो फिर
ये काहे की सरकार है और काहे का ये बजट है और काहे का महामहिम का ये अभिभाषण है। बात अभी बिजली की बात, बिजली में जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर, लाइनमैन और जो और इंजीनियर है वो तो रखने बंद कर दिए, ठेके पर मजदूर रख रखे, कहीं ठेके पे है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया। अब उनका काम सारे दिन और कुछ नहीं है, सारी रात कुछ नहीं, सिर्फ एक काम रह गया है कि जहां जाएंगे वहीं जाके छापा डाल दिया, उल्टी सीधी बात करी और सेटलमेंट करके अपना मामला निस्तारण कर दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि इस समस्या का निराकरण करें। शाहिद भाई कृपया समय का भी ध्यान रखें। सरकार से आग्रह है कि निराकरण करें इसका। दुग्ध उत्पादन में भी बात आई, अपने यहाँ तो मुझे पता, पूरे प्रदेश की भी मेरे कमोबेश वही स्थिति होगी। हमारे यहाँ पराग डेयरी है, उस पराग डेयरी के उद्धार के लिए हर साल चुनाव भी होते हैं, 2-5 साल में। चुनाव में हम हटे या हटाए गए, सरकार में हमारा था चेयरमैन, उसको हटा के दूसरा बन गया। अब माननीय दूध मंत्री जी वो पुराने हैं, वो अब समाप्त करें भाई साहब, दिखाई नहीं दे रहे। उनके निकट संबंधी जो है वो डेयरी के चेयरमैन हो गए। आप उस पराग डेयरी मेरठ की स्थिति मंगवा लो, नाम से कह रहा हूं मैं, स्थिति मंगवा लो कि वो डेयरी कितनी घाटे में है, खत्म हो गई। हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश जी ने 256 करोड़ रुपए का, बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 256 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट वहां स्थापित करने की बात करी थी। उस डेयरी का वहां पर इनॉग्रेशन हुआ था, हमारे साथी मंत्री से। ये डेयरी अंतिम है और कुछ है इसके बाद? डेयरी अंतिम है और डेयरी के बाद ही खत्म कर देंगे, कर दीजिए। अब वो डेयरी का जो वहां पर प्लांट आया हुआ फ्रांस से 256 करोड़ रुपए का, 7 साल गुजर गए हैं, उस दिशा में कोई कदम जो है अभी सरकार ने उसको चलाने के लिए उठाया नहीं। अब अगर आप दूध की बात करते हो, दूध के उत्थान की बात करते हो, तो जब तक ये प्लांट आपके पड़े रहेंगे और डेयरी नहीं चलेगी। मेरठ डेयरी में पिछले 6 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। धन्यवाद शाहिद भाई। मैं इन्हीं शुरू बातों करें के रमेश बात मिश्रा करते जी। हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि बात सिर्फ बातों तक सीमित ना रहे। तो एक मिनट, एक से आखिर में एक शेर सुनाना चाह रहे हैं। अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सरकार का मसला ऐसा है कि तू इधर उधर की ना बात कर, अंतिम शेर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजन से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। करिए। महामहिम